अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। मजदान की सुबह भारी सर के साथ हुई थी। रात नींद भी बहुत देर से आई थी, इसलिए आंख भी देर से खुली। रोज वो 8 बजे लाइब्रेरी के गेट पर होता था। आज घड़ी में 9 बजते देखकर वो उछलकर बिस्तर से बाहर गया और चकराते सिर की परवाह किए बगैर 15 मिनट में तैयार होकर बाइक की चाबी पकड़े वो नीचे था। आयशा अभी तक उसे नाराज थी, पर उसे खाली पेट घर से बाहर जाता देखा तो बोल पड़ी, जहाँ जाना है नाश्ता करके जाओ। मजदान ने लाउंज में रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। अम्मी, मुझे देर हो रही है। देर ऑफिस के लिए नहीं हो रही जो नाश्ते के लिए 5 मिनट ना रुक सको। सब जानती हूँ, उसी लड़की के पीछे जा रहे हो। उनसे तो कुछ बोलना फजूल था। डाइनिंग टेबल के पास आकर ऑफिस के लिए तैयार नाश्ता करते मुस्तफ़ा अजीम से कहा, अब्बू, बस आज का दिन है, कल से मैं वापस फर्म ज्वाइन कर लूंगा। हाँ, आज क्या मौजूदा होने वाला है? आयशा ने तंज किया तो मुस्तफ़ा अजीम टोक कर बोले, बस करो आयशा। फिर मजदान की तरफ रुख किया, बेटे नाश्ता कर लो। सॉरी अब्बू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहकर बाहर निकल गया। वह तेज़ी से बाइक उड़ा रहा था, मगर उसके ख़्याल की रो उससे भी तेज़ बह रही थी। कभी उसका ध्यान मलीहा की तरफ मुड़ जाता, कभी अपनी अम्मी की तरफ। उनका रवैया वजदान को परेशान कर रहा था। मेन रोड पर आगे जाकर एक कट था, जिससे सीधे हाथ पर मुड़कर सामने ही लाइब्रेरी वाली गली थी। वजदान को उस कट से मुड़ जाना था, मगर अपने ख़यालात में उलझे उसे ज़रा आगे जाकर ध्यान आया। बजाय उसके कि वो अगले कट से मुड़ जाता, उसने मोड़ मुड़ने के बजाय बाइक का हैंडल पूरी तरह से घुमा दिया। रफ्तार काफी तेज थी। बाइक लहराई और स्लिप हो गई। मजदान सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पल भर में वहां लोगों का मजमा लग गया। कोई एम्बुलेंस बुलवाने की बात कर रहा था और कोई पुलिस को इत्तला करने पर जोर दे रहा था। फिर एक भले मांस ने एक साथ दोनों काम किए। उस हुजूम से कोई भी मजदान के करीब जाने को तैयार नहीं था। बस एक शख्स ने बड़ी एहतियात के साथ उसकी नब्ज चेक की और जिंदा है कि खुशखबरी सुनाकर पीछे हट गया। लोगों की नजरें उसके बेहोश चेहरे पर थीं। यहाँ से हटती तो बाइक पर ठहर जाती, जिसका अगला व्हील मुड़ चुका था। मगर उसी हजूम में शामिल एक फकीर की नज़रें बाइक से आगे फुटपाथ के पास पड़े उस छोटे से बैग पर थीं, जिसमें वजदान की शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस के अलावा कुछ रकम भी मौजूद थी, और जो कुछ देर पहले वजदान की कमर से बंधा था, मगर गिरने के दौरान बकल टूट जाने की वजह से खुलकर अलग जा पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता फुटपाथ तक आया, फिर नजरें बचाकर वो बैग उठा के अपने कपड़ों में छुपा लिया। कोई अंधे फकीर की मदद करता जाए बाबा की सदा लगाता लाठी टेकता हुआ अपनी राह हो लिया। कुछ देर में ही पुलिस मोबाइल के साथ एम्बुलेंस आ गई। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा था वो भी रुक गया। मलिहा की कार भी उस ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। आखिर उसने पैदल चलने का फैसला किया और कार से उतर गई। फुटपाथ पर चलते हुए उसने एक अचटती सी नज़र जाए हादसा पर डाली, जहां मजदान को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चलाया जा रहा था। मगर हजूम की वजह से मलिहा उसका चेहरा न देख सकी। एम्बुलेंस को भेजकर पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। फिर वह कुआ का जायजा लेकर बाइक मोबाइल में डालकर चले गए और ट्रैफिक बहाल हो गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी लम्हा लम्हा गिनती मलिहा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद किलोमीटर के फासले पर बेहोश वजदान के दिमाग का एक्सरे लिया जा रहा था। सुमेरा ने हॉल में कदम रखा तो सब घर वालों को वहां जमा देखा। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन भी अभी तक घर में मौजूद थे। आप तो ऑफिस चले गए थे, वो आफाक को देखकर हैरत से बोली, जो उसे कसरे फारूकी ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। हाँ, मगर अम्मी ने फ़ोन करके मलिहा की शादी और शाम में एंगेजमेंट का बताया तो रह नहीं सका, और असल सूरत हाल जानने के लिए चला आया। पर तुम्हारी तो मलिहा से बात हो चुकी थी, तो तुमने बताया क्यों नहीं? चाची सुमेरा से बोली। मलिहा ने फ़ोन पर बताया ही कहाँ था चाची जान, वो तो जाकर पता चला। लेकिन वापस क्यों आ गई? दोपहर के बाद हम भी वहां जाने वाले हैं, तुम वहीं मलिहा के पास रह जाती। ऐसे वक्त में वो अकेली है। अब उसकी अम्मी ने कहा तो सुमेरा बोली, वो घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गई है। आज और कल का दिन ही तो है, परसों तो मेहंदी है। कहा तो उसने मुझे भी था, पर पूछ कर नहीं गई थी। यूं भी इतनी सुबह शॉपिंग के ख्याल से मुझे चक्कर आ गए थे। पूछने का तो कोई मसला नहीं था, फोन पर बता देती काफी होता, मुनीर हसन ने कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा,
वह जाने मलिहा की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों तय की। समद ने वो सवाल पूछा था जो आफाक को परेशान कर रहा था, और जिसका जवाब सोचकर सुमेरा एक बार फिर परेशान हो उठी। हमारे लिए ये इत्तला अचानक है, मगर भाई साहब ने तो पहले से ही तय कर रखा होगा। फिर जब वक्त करीब आया तो ऐलान कर दिया। अपने पापा की बात पर आफाक की गर्दन धीरे धीरे नफी में हिलने लगी। उसे पता नहीं क्यों यकीन था कि मलीहा ने अपने बाबा जान से बात कर ली होगी, और अब ये शादी उसी का रिएक्शन है। मगर उसने खुद को बोलने से बाज ही रखा। सबद ने अलबत्ता इख्तलाफ किया। अगर ऐसा होता तो मलिहा जरूर इस बात का जिक्र करती कि दरून खाना उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। सुमेरा की अम्मी बोली। जब भाई साहब ने मुंह से भाप नहीं निकाली तो मलिया खुद से क्या कहती। मेरा तो ख्याल है नूरुल हुदा के पाकिस्तान वापस आते ही सब मामला फिट हो गया होगा। फिर तुमने देखा नहीं था जब नूरुल हुदा मलिया को लेने आया था, कैसे भटक भटक कर उसका ध्यान मलिया की तरफ जा रहा था। अब ताया जाद चचा जाद बहन भाई तो हमारे घर में भी साथ रहते आए हैं, पर ऐसी यगानगर तो कभी नहीं देखी। हाँ, रिश्ता अगर मंगेतर का होता तो ऐसा हुआ करता है। उनके तजिए से किसी को भी इख्तलाफ नहीं था, इसीलिए सब हाँ में सर हिलाने लगे। आफाक लाताल्लुक सा बैठा सोच रहा था कि वजदान को फ़ोन करके सारी सूरत हाल के बारे में बताए, पर घड़ी में 10 बजते देखकर उसने इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि 10 बजे वजदान को मलिहा से लाइब्रेरी में मिलना था, इसलिए उस वक्त उसका घर पर मिलना मुश्किल था। वो ऑफिस जाने के इरादे से खड़ा हुआ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसने सोचा। सुमेरा उसे बाहर तक हस्बे मामूल छोड़ने आएगी तो उससे बात करके अंदाज़ा लगाएगा कि उसे मलीहा ने अपने रुझान के बारे में कुछ बताया है या नहीं। पर वह एहसाबी तौर पर थक चुकी थी। सुमेरा ने उसे बैठे बैठे ही अल्लाह हाफिज कह दिया। आफाक ने सोचा उसे बाहर आने को कहे, फिर ख्याल आया मलीहा पूरे सयाको सबाक के साथ वाकया वजद वाकया वजदान के गोश गुजार कर ही देगी, जिसके बाद वजदान यकीनन उसे कांटेक्ट करेगा। तो फिर सुमेरा से पूछने की ज़रूरत ही क्या है। मुमकिन है मलीहा ने उसे ना बताया हो और आफाक की बातों से वो मशकूक हो जाए। सुमेरा से बात करने का ख्याल तरक करके वो ऑफिस के लिए निकल गया, मगर ऑफिस में भी वो उलझा ही रहा। हर बार जब उसके डेस्क पर रखा फ़ोन बजता तो वो ये सोचकर फ़ोन उठाता कि शायद वजदान का फ़ोन हो। आखिर 3 घंटे बाद उसने वजदान के घर फ़ोन मिला दिया, जिसे अनीका ने रिसीव किया था। भाभी, अस्सलाम वालेकुम, आफाक बात कर रहा हूँ। वजदान घर पर है? वालेकुम अस्सलाम। और आजकल आपके दोस्त का कोई ठिकाना नहीं, इतना तो आप भी जानते हैं। मतलब वो घर पर नहीं है? सही समझे। अच्छा। आफाक ने अच्छा को लंबा खींचा। भाभी, अगर वो घर आए या उसका फ़ोन ही आ जाए तो उसे कहिएगा फ़ौरन मुझसे बात करे। यूँ समझे इमरजेंसी है। ठीक है, उसे बता दूंगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखकर वो पलटी तो आयशा मुस्तफ़ा ने पूछा, किसका फ़ोन था? आफाक का। कह रहे थे वजदान से ज़रूरी काम है, घर आए तो उसे कहें कि मुझसे बात कर ले। ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया? वह चंबे से बोली। होगा कोई काम, मैंने पूछा नहीं। अनिका ने शाने उचका दिए। मजदान के एक्सरे क्लियर थे, उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर अब तक वो बेहोश था। उसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। नए हादसा से भी पुलिस को ऐसी कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। अब एक ही तरीका था कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसका आता पता मालूम करने की कोशिश की जाती। यह 18 दिसंबर 1981 का सर्द दिन था। आज का कंप्यूटराइज दौर नहीं था। उस वक्त रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे, और अगर कहीं कोई फाइल निकालनी होती तो घंटों स्टोर रूम में फाइलों के अंबार के साथ सर खपाना पड़ता। फैज़ान की शिनाख्त भी ऐसा ही सर दर्द साबित होने वाली थी, जिसमें घंटों लग जाते। आफाक सब काम छोड़कर बस फैज़ान के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आखिर थक कर उसने खुद फैज़ान से मिलने का फैसला किया और ऑफिस से उठ गया। लाइब्रेरी के गेट से दूर कार रोक कर बैठा आफाक सोच रहा था कि उसे फैज़ान यहाँ मिलेगा या नहीं। वो मलिया से 10 बजे मिलने वाला था और अब 5 बज रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि वो दोनों अब तक लाइब्रेरी में होते, फिर उसके साथ मलीहा भी होती। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने मलीहा को लाइब्रेरी से निकलकर सड़क क्रॉस करके जनरल स्टोर में जाते देखा। आफाक की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। कुछ देर बाद मलीहा स्टोर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी में बैठकर चली गई। वजदान कहाँ रह गया? आफाक मलीहा की परेशानी भांप चुका था। उसने जेर लब कहा था। फिर वो कार से उतरकर उसी स्टोर में आया जहाँ से कुछ देर पहले मलीहा ने फ़ोन किया था, और अपने पापा के ऑफिस का नंबर मिला दिया। पापा, वजदान ऑफिस में है? क्या बात है? आज हर कोई उसे मेरे ऑफिस में क्यों फ़ोन कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले किसी लड़की का फ़ोन भी आया था, मैं स्थान का पूछ रही थी। अब तुम भी उसका पूछ रहे हो? चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है पापा। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मेरा शक ठीक निकला। मजदान मलिया से मिलने नहीं आया, पर क्यों? आफाक पेशानी मसलते हुए सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में उसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, मजदान का कोई पता है? वो वहीं लाइब्रेरी में होगा।
साजिद ने लापरवाही से कहा। वो वहां नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है। आफाक ने कहा, फिर परेशानी से बोला, साजिद, उसका मिलना खुद उसके लिए बहुत जरूरी है। कहीं से भी उसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? उसके अंदाज पर वो परेशान हो गया। आफाक लब भींच कर खामोश हो गया। साजिद उसका दोस्त सही, पर वो उसके सामने मलिया का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी उसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक उसे बताना नहीं चाहता, तो उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ उठाया। खुशकिस्मती से उस नए मॉडल की बाइक, जिसे खरीदे हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, कि कायल तवक्को से कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुजम्मल मुस्तफ़ा के नाम पर थी। फाइल में मुजम्मल की तस्वीर भी मौजूद थी। तस्वीर में नजर आ रहा चेहरा जख्मी के चेहरे से थोड़ी मुशाबियत तो रखता था, मगर फिर भी काफ़ी अलग था। रजिस्ट्रेशन फाइल से जख्मी की शिनाख्त तो नहीं हो सकी, पर इस उम्मीद पर कि मुजम्मल मुस्तफ़ा उस नौजवान की शिनाख्त कर सके, एसएचओ ने कागजात से मिलने वाले उसके ऑफिस के नंबर पर उसे फ़ोन किया और हादसे की इतला दे दी। मुजम्मिल एक पल में समझ गया कि जख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुजम्मिल के नाम पर थी, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ वजदान ही किया करता था। फ़ोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुजम्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना ज़रूरी समझा और अपने घर वालों को हादसे की इतला किए बगैर अस्पताल आ गया। जिसका नाम एएसएचओ ने बताया था, जनरल वार्ड के बेड पर वजदान को देखकर मुजम्मिल सख्ते में रह गया। उसने फौरन डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज़ फाइन। बाइक से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाईं पिंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली हैं। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर चोट आई है, मगर वो ज़्यादा गहरी नहीं, लेकिन उनकी बेहोशी इसी चोट की वजह से हुई है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो फिक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं। होश में आते ही उनका हल्का फुल्का चेकअप होगा, उसके बाद ये घर जा सकते हैं। और इसे होश कब तक आएगा? आपके भाई को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर मैंने आपसे कहा ना कि फिक्र की कोई बात नहीं। हर तरफ से मुतमईन होकर मुजम्मिल ने उसे रूम में शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया। अब उसे मुस्तफ़ा अजीम को इत्तला करनी थी। उसे फ़ोन पर ऐसी परेशान कुन खबर देना मुनासिब नहीं लगा, तो उनके ऑफिस आ गया। अब्बू, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? वह हैरान हुए। मुजम्मिल हिचकिचाया, फिर सोचा बताना तो पड़ेगा। वजदान का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो? मुजम्मिल ने कोशिश की थी कि खबर सुनाते वक्त वो रिलैक्स रहे, मगर मुस्तफ़ा अजीम फिर भी परेशान हो गए। अब्बू प्लीज़ परेशान मत हो, वो ठीक है। आप आराम से बैठ जाएं। मुज़म्मिल ने उनकी शानों पर हाथ रखकर उन्हें बैठने को कहा। वो उसके हाथ हटाकर बोले, मुझे उसके पास ले चलो मुज़म्मिल। ले जाने ही आया हूँ, अगर आप बैठ तो जाएं। इस बार मुज़म्मिल ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया, फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देकर कहा, आप खुद को रिलैक्स करें, वो बिल्कुल ठीक है। तब तक मैं घर पर इत्तला करता हूँ। वो पानी का गिलास पकड़े टकर टकर उसे देखते रहे। मुज़म्मिल ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा और घर पर फ़ोन करने लगा। बेल जाने की आवाज़ सुनकर वो दुआ करने लगा कि फ़ोन अनीका ही उठाए। फिर ऐसा ही हुआ। अनीका, मुझे तुमसे खास बात करनी है, इसलिए पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ। ऐसी क्या बात है? अनीका, जो फोन सुनने से पहले पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी, मुजम्मिल की आवाज़ सुनकर घबराहट में खड़ी हो गई। मुजम्मिल ने नरमी से टोका, देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं बात कैसे करूंगा? अनीका को लगा वो ठीक कह रहा है। उसने अपने हवास काबू में करके कहा, हाँ, आप बताएं क्या बात है? वजदान का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। हाँ, मगर छोटा-सा, वो अस्पताल में है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। इसी तरह सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। मैं अब्बू को लेकर कुछ देर बाद घर आ जाऊँगा। तुम अम्मी को हादसे का बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, वरना अस्पताल में वजदान को देखकर वो परेशान हो जाएँगी, ठीक है? जी, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। आयशा मुस्तफ़ा ने एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ-पाँव छोड़ दिए। अनीका को उन्हें सँभालने में काफ़ी दिक्कत हुई। फिर चादर उन्हें पकड़ाकर उनके बैठने के लिए कुर्सी अंदर से लाकर पोर्च में रखी। उसके बाद बेटे को तैयार करके उनकी गोद में दिया और भाग-भाग कर घर के दरवाज़े लॉक करने लगी। तभी बेल बजी थी। अनीका ने बेसाख्ता ही दौड़कर गेट खोल दिया। उसका ख़्याल था कि गेट पर मुज़म्मिल होगा, पर वहाँ तो कोई लड़की थी। उस लड़की ने कागज़ पर लिखा एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाकर तस्दीक चाही। तस्दीक करते हुए अनीका ने पूछा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफ़ा से। अनीका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज तक तो कोई लड़की वजदान का पूछने नहीं आई, फिर ये कौन थी? अनीका ने गौर से उस खुशशक्ल लड़की को देखा, जिसने काली साड़ी पर मैरून शॉल सलीके से अपने गिर्द लपेट रखी थी। आप कौन हैं और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिहा फारूकी है। और इतना सुनकर ही अनीका के अंदर उबाल उठने लगे। तो ये है मलिहा फारूकी, जिसकी वजह से वजदान मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है ही क्या इसमें? हर लिहाज से एक आम सी लड़की है।
उसने तनफ्फुर ज़दा आंखें मलिहा के चेहरे पर गाड़ दी जहां बदहवासी फैली हुई थी। वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, प्लीज़ मजदान को बुला दीजिए, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो घर पर नहीं है। अनिका ने कहकर गेट बंद करना चाहा पर मलीहा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और गेट पर हाथ रखकर रोकते हुए बोली, आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? नहीं। जाने वो कौन सा जज्बा था कि अनीका ने उसे बेखबर रखना चाहा। हालांकि वो देख सकती थी कि मलिहा बहुत परेशान है। शायद ये मलिहा को वजदान से ना मिलने देने की लाशऊरी कोशिश थी। मलिहा ने अपना नंबर उसी चिट के पीछे लिखकर अनीका को दिया और कहा, वजदान जैसे ही घर आए उनसे कहें इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। अनीका ने चिट लेकर गेट बंद कर दिया। बेल की आवाज़ सुनकर आयशा भी पोते को उठाए गेट की तरफ बढ़ी थी, पर अनीका को बात करते देखकर समझ गई कि मुजम्मिल नहीं आया और वहीं रुककर अनीका को देखने लगी। गेट बंद करके वो वापस मुड़ी तो उन्होंने पूछा, कौन था? कोई लड़की थी, गलत पते पर आ गई थी। तनव्वुर से कहकर उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। वजदान अभी तक बेहोश था। आयशा उसके माथे से बाल समेटकर सर पर बंधी पट्टी को हल्के हाथ से छूकर फिक्रमंदी से बोली, इसे होश क्यों नहीं आया? अम्मी, सर पर चोट लगी है, कुछ तो असर होगा। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे वजदान शौक की वजह से बेहोश है। सर पर चोट लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। फिर एक्सरे भी तो क्लियर हैं। मुजम्मिल ने रसान से उन्हें समझाया। साजिद और आफाक वजदान को पूरे शहर में ढूंढने के बाद इस उम्मीद पर कि शायद वो घर चला गया हो, उसके घर आ गए। आफाक गाड़ी में बैठा रहा। साजिद उतरकर गेट तक आया। बेल बजाते हुए उसकी नज़र गेट से झूलते ताले पर पड़ी। आंखों में तफक्कुर लिए वो गाड़ी में आ बैठा। आफाक ने उसे देखा। क्या हुआ? गेट पर ताला लगा हुआ है। आफाक चुप सा हो गया। फिर साजिद ने ही पूछा, अब कहाँ चलना है? आफाक ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 7 बजने वाले हैं, अब और वक्त नहीं बचा। उसका लहजा अजीब सा हो गया था। साजिद ने उलझ कर उसे देखा लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? ऑफिस ही ड्रॉप कर दो, वहां से गाड़ी लेकर घर जाऊंगा, नहीं तो सुबह पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। साजिद अपनी आदत के मुताबिक लाइट से मूड में बोला था। उसे ऑफिस छोड़कर आफाक ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। नूरुल हुदा को आज पता चला था कि गमे जाना के साथ गमे रोजगार का कॉम्बिनेशन कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा मलिया के लिए कुछ सोचने से खुद को बांध रखा था, पर आज उन्हें मलिया के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो यूं भी खुशबाश इंसान थे, पर आज उनकी खुशी इंतहा को पहुंची हुई थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा भी कैसा सहर अंगेज होता है, और यह सहर पूरी तरह से उन्हें जकड़े हुए था। वह सर शाम ही घर लौट आए। बाबा जान और मलिक नासिर लाउंज में आमने सामने सोफों पर बैठे थे, पर आज शतरंज की बिसात नहीं बिछी थी। नूरुल हुदा उस तब्दीली को नोट किए बगैर बाबा जान के पास आ गए। लीजिए बाबा जान, हस्बे वादा 7 बजे से पहले ही मैं घर पर हूँ। लेकिन मलिया घर पर नहीं है। वे साख्ता बाबा जान के मुंह से निकला तो वो सरसरी से अंदाज में पूछने लगे, कहाँ गई? बाबा जान ने जरा तवक्कुफ किया, फिर कहा, शादी की शॉपिंग के लिए। अभी तक आई नहीं। फिर ध्यान आने पर पूछने लगे, और गई किसके साथ है? अकेले ही गई है और कुछ देर में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे, नूरुल हुदा ने कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। तुमने इसे बताया क्यों नहीं अजहर? मलिक नासिर ने नूरुल हुदा के जाने के बाद बाबा जान से कहा। बताने के लिए क्या रखा है मलिक? सुबह से शाम हो गई है और मलिया अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है अभी तक मलिया की वजदान से मुलाकात ना हुई हो। मलिक नासिर ने खुश कमानी की तो बाबा जान बोले, और ये भी हो सकता है उसने मलिया की बात मानने से इनकार कर दिया हो। फिर अपने ही कयास पर परेशान से हो गए। मलिक, दुआ करो मेरी बेटी का दिल न टूटे। मगर 7 बजे एहतमाम से तैयार हुई मलिहा को ड्राइंग रूम में आता देखकर वो समझ गए कि उनकी दुआ रायगां गई थी। बाबा जान तो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे। अलबत्ता मलिक नासिर फौरन उसकी मदद को आए। छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना। आओ बेटी की रस्म कर ली जाए। सब रस्म के ख्याल से एक्साइटेड हो गए और किसी को फिर उस तरफ ध्यान नहीं आया। मलिहा से कहकर वो बाबा जान के पास आए, जो माथे पर शिकने लिए मलिहा को गहरी नजरों से देख रहे थे। चलो अजहर, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। बाबा जान ने आतिशी लहजे में घुटी हुई आवाज के साथ कहा तो मलिक नासिर नरमी से टोकर एहसास दिलाने लगे, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आओ बेटी के सर पर हाथ रखकर दुआ दो। फिर नूरुल हुदा ने बाबा जान से इजाजत लेकर मलीहा की बाईं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलकें झुकाकर बैठी मलीहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जो दुख मेरी बेटी ने झेला है उसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलीहा की जिंदगी में कोई गम ना आए। 7 बजे कहीं जाकर वजदान को होश आया तो वो आंखें खोलकर छत को देखने लगा।
फिर उसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा। अपने घर वालों को अपने पास देखकर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो? मुस्तफ़ा अजीम उसके पास आकर बोले, मगर उसे फौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? मैदान को सब याद आ गया। ये भी कि वो मलिहा से मिलने जा रहा था। वो झटके से उठकर बेड से खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गए और साथ ही सर में टीस भी उठी थी। दोनों हाथों से सर थामकर वो वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा। आयशा ने करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? मजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देखकर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह न करते हुए बेड से उठकर मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई, अपनी गाड़ी की चाबी दें, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया है, तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफ़ा परेशान हो गई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है वजदान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब्बू प्लीज, ये मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की बड़ी है। उसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफ़ा आदिम खामोश हो गए और वो फिर से मुजम्मिल से बोला, भाई चाबी दें। मुजम्मिल समझ गया था कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते, जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बताओ कहाँ जाना है? मजदार ने सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी और एग्जीबिशन भी इस वक्त तक खत्म हो चुकी होगी। फिर मलिया से मिलने की क्या सूरत हो? सोचते सोचते उसकी नज़र अनिका पर पड़ी तो यूं ही पूछने लगा, भाभी, मेरे लिए कोई फ़ोन आया था या घर पर मेरे कोई पूछने आया हो? अनिका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर उसके बोलने की नौबत ही नहीं आई और आयशा ने कहा, हाँ, आफाक का फ़ोन आया था। कह रहा था ज़रूरी काम है, तुम उसे फ़ोन कर लो। मजदान को पता नहीं क्यों लगा कि आफाक मलिहा के बारे में बात करना चाह रहा होगा। वो तेज़ी से बोला, मुजम्मिल भाई, मुझे आफाक के घर ले चलें। ठीक है, चलो। मजदान को सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफ़ा अजीम मुतफक्कर होकर बोले, इसका ख्याल रखना। जी अबू, उसने कहा और वजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। आफाक के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो, सारी फैमिली कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी। तो चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर में वो बेचारगी से बोला तो वजदान हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नज़र दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है। उसे मुस्कुराते हुए कहा तो मुजम्मिल ने कहा, पेट बातों से भर लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के ही होटल में खाना खाने चल पड़े। खाने के बाद इफ्तिखार हसन ने रुखसत रुखसत की इजाज़त चाही तो मलिहा सुमेरा से मिलकर मिन्नत से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुबह तो आफाक ने सुमेरा से बात करने को टाल दिया था, मगर उस वक्त उसे सुमेरा से बात करने की बहुत जल्दी थी। इसलिए मलिहा की हालत को नज़रअंदाज करते हुए उसे इशारे से सुमेरा को मना कर दिया। उसका इशारा समझकर सुमेरा ने मलिहा से ना चाहते हुए भी माजरत कर ली, आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। फिर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर गाड़ी में जा बैठी। आफाक भी बाबा जान को अल्लाह हाफिज कहकर नूरुल हुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मलिहा और वजदान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थे। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते आफाक ने चुप बैठी सुमेरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ाई, मगर उसे सच बोलना बेहतर लगा। सब कुछ, मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद वजदान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, ये शादी का क्या मामला है? मलिया की शादी नहीं हो रही आफाक, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है। कल रात उसने पप्पा जान से विदान के लिए बात की थी और वो भड़क गए। फिर सुबह उसे निकाह की खबर दे दी। यानी मेरा शक सही था। लेकिन नूरुल हुदा इस शादी के लिए कैसे राजी हो गया, वो भी फौरन? पप्पा जान को जानते नहीं हैं कि कोई 30 मार खान भी उनके सामने दम न मारे। नूरुल हुदा क्या चीज़ है? फिर मलिहा में किस चीज़ की कमी है जो वो इनकार करता? बेजार से लहजे में कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वजदान को वहां देखकर हैरान रह गए, जो सर पर पट्टी लपेटे कार के बोनट पर चढ़कर बैठा था और मुजम्मल उसके सामने खड़ा जूते की टो से जमीन खुरच रहा था। किसी ने भी गाड़ी गेट से अंदर जाने का इंतजार नहीं किया और दरवाजे खोलकर वहीं उतर गए। सुमेरा की अम्मी उसकी पट्टी और चेहरे पर खराशों को देखकर परेशान हो गई। ये सब क्या है वजदान, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं खाला, बस बाइक स्लिप हो गई थी। मगर ये हुआ कैसे? इफ्तिखार हसन भी उस तरफ चले आए। आप अंदर तो चलें, फिर बताता हूँ।
कहते हुए उसने कार में बैठे आफाक को देखा, जो कार गेट के अंदर ले गया। पोर्च में कार रोककर वो बाहर आ गया। वजदान, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मुजम्मिल भाई, आप भी आ जाएं। फिर सब आगे पीछे अंदर चले गए। आफाक की नज़रों का गैर मामूली तासर देखकर वजदान ठटक गया था, पर यह भी जानता था कि हादसे की तफसील जाने बगैर कोई चैन से नहीं बैठेगा। हॉल में सबके बीच बैठकर वो हादसे के बारे में सब बता चुका था। आफाक ने उसे मुखातिब किया, वजदान, मेरे कमरे में आ जाओ, ज़रूरी बात करनी है। वजदान आफाक के साथ उठ गया तो उनके पीछे सुमेरा भी वहां से चली आई। तुम्हारा एक्सीडेंट आज नहीं होना चाहिए था वजदान। कमरे में आते ही आफाक ने उसे देखकर मुतासिफ लहजे में कहा तो वजदान उसके अंदाज पर चौंक कर बोला, हुआ क्या है? हम्म, मलिहा की एंगेजमेंट अटेंड करके आ रहे हैं और 3 दिन बाद उसकी शादी है। मजदान के सर पर बम फटा था। सुमेरा कमरे में आई तो उसे देखकर आफाक ने कहा, बाहर से फोन ले आ और आते हुए दरवाज़ा बंद कर लेना। सुमेरा उल्टे पैरों मुड़ गई और कॉरिडोर में रखा फोन उठाकर कमरे में ले आई। वो दोनों अलग अलग सोफे पर बैठे थे, जिनके बीच में टेबल रखा था। सुमेरा ने फोन टेबल पर रखा, फिर दरवाज़ा बंद करती वो आफाक के बराबर और किसी के कहे बिना ही रिसीवर उठाकर मलिहा का नंबर डायल करने लगी। मलिहा पर बेहसी की कैफियत आ रही थी। वो रवानी से कलम चलाते हुए दिल के अंदर दबे राज डायरी पर मुंतकिल कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेड पर बैठी सर झुकाकर लिखती मलिहा ने हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। उसकी आवाज़ पर बहादुर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। कहो, क्या बात है? बीबी साहब, आपके लिए फ़ोन आया है। मलिहा की नज़रों में कायनात घूम गई थी। किसका? धड़कते दिल के साथ उसने पूछा। सुमेरा बीबी का। और मलिहा ने बेदर्दी से निचला होंठ दांतों से काट डाला। उससे कहो मैं सुबह बात करूंगी। बोलकर वो फिर से डायरी में कुछ लिखने लगी। फिर खुद ही कुछ सोचकर डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और बाहर आ गई। सीढ़ियों के अख्ताम पर रेलिंग के साथ आबनूस का ऊंचा स्टूल रखा था, जिस पर फोन रखा रहता था। बहादुर ने रिसीवर उठाया ही था कि मलिहा ने रिसीवर उसके हाथ से लेकर कहा, तुम जाओ। फिर फोन पर हेलो कहा। तुम्हें मालूम है आज विजदान क्यों नहीं आया था? मलिहा भला क्या कह सकती थी। सुमेरा ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। विजदान का एक्सीडेंट हो गया था। मलिहा को रेलिंग थामना पड़ी, वरना वो गिर जाती। फिर रेलिंग के सहारे वो धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। वो सुबह लाइब्रेरी ही आ रहा था कि मोड़ काटते हुए बाइक स्लिप हो गई। तुम्हें याद है, सुबह जब हम ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और ड्राइवर ने बताया था कि किसी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है, वो वजदान ही था। वो ठीक तो है? मलिहा के हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। हाँ ठीक है, शुक्र है। मलिहा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया तो सुमेरा पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या फैसला होगा? मेरा फैसला? उसने गुमसुम से सरगोशी की। तभी वजदान ने सुमेरा के हाथ से रिसीवर ले लिया, मगर मलिहा को बोलता सुनकर चुप ही रहा, जो कह रही थी, फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। मेरे फैसले का क्या पूछती हो? फैसला तो हो भी चुका, अब तो बस अमल करना बाकी है। और मेरे पास कोई राह फरार नहीं। अगर कोई थी भी तो अब नहीं रही। जानती हो हादी भाई ने मुझसे क्या कहा? उसकी आंखें एकदम डबडबा गईं। मैदान सन्नाटों में घिरा उसकी आवाज़ सुन रहा था। मलिहा नम आवाज़ में बोली, उन्होंने कहा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी हादी भाई से मोहब्बत करती हूँ। और उस मोहब्बत के साथ मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख ना मिले। अगर मैं अभी जाकर उनसे कहूँ कि मुझे वजदान मुस्तफ़ा का साथ बख्श दें तो वो ज़माने से लड़ जाएंगे। मगर मैं उस शख्स का साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं, जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाज़त दे रहा हो? हौसला तो वजदान में भी नहीं था कि मलिहा को उसका साथ छोड़कर अपना हाथ थामने को कहे, जिसका साथ छोड़ने की ताकत मलिहा में नहीं। बेख्तियारी बेबसी नहीं होती, बल्कि बेबसी तो ये है कि इंसान की बेख्तियारी उसके इख्तियार की पाबंद हो जाए। मलिहा की बेबसी वजदान को बेबस कर रही थी, जो सुस्त आवाज में कह रही थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं झुकती जा रही हूँ। हादी भाई ने मेरे कांधों पर मोहब्बत का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि मेरी पेशानी जमीन से जा लगी है। मैं नजर नहीं उठा पा रही, सर कैसे उठाऊं? और वजदान? उसकी आवाज में दर्द घुल गया। जब मिला था तो सोचा भी नहीं था कि ये शख्स मेरे दिल का दर्द बन जाएगा। वजदान के अपने दिल में दर्द उठा था, जिसे महसूस किए बगैर वो कहे जा रहा था, अगर 24 घंटे पहले कोई मुझसे पूछता तुम वजदान से मोहब्बत करती हो, तो मैं कहती हाँ, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर इस वक्त कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो कहूंगी मैं वजदान से मोहब्बत नहीं करती। वजदान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। मुझे वजदान से इश्क है। वजदान को लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगा। उसने उस बेदर्दी से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए के खून रिसने लगा। उधर मलिहा की आवाज़ में सिसकियां घुल गई थीं। पर वो चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाई, मोहब्बतों को कैटेगराइज करना है, मैं कभी जान नहीं पाई।
कैसे किसी की मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रखते हैं और कैसे दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे बस मोहब्बत करना आता है और मैंने बाबा जान से, हादी भाई से और वजदान से मोहब्बत की, मगर जब निभाने की बारी आई तो कोई एक मोहब्बत भी ढंग से निभा नहीं पाई। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। खिंचे हुए चेहरे के साथ वजदान की गिरफ्त रिसीवर पर सख्त होती जा रही थी। बेबस सी आवाज़ उभरी, काश मेरी ज़िंदगी में एक मुआवज़ा हो जाए। मैं आंखें बंद करके खोलूँ तो सामने वजदान हो। उसने असल में आंखें बंद करके खोली, फिर गैर मरई नुक्ते को देखते हुए कहने लगी, मैं उसे वो सब कह देती जो मेरे दिल में है कि उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो मेरी ज़िंदगी का हासिल है। बहुत चाहा है उसे, इतना कि अब उस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। उससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार सही, आखिरी बार सही। मैं उसे जी भर के देख तो लूँ। अब एक उम्र उसके बगैर गुजारनी है, कोई तो सहारा हो। उसने एक बार कहा था, आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकती। आज कोई जाकर उससे पूछे, अपनी पूरी ज़िंदगी में से एक पल मुझे नहीं देगा। एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे। एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। वो दोनों हाथों से रिसीवर थामे तड़प तड़प कर रोते हुए फरियाद करती जा रही थी। वजदान का पूरा वजूद उस बारिश में भीग गया। मलिहा! उसने बेचैन होकर उसे पुकारा। मलिहा एकदम चुप हो गई। वो दुम साधे बैठी थी। वजदान की आवाज़ पहचानने में उसे एक सेकंड की देर नहीं लगी। कुछ देर पहले वो कह रही थी कि वजदान कहीं से आ जाए, और अब जब वो उसकी आवाज़ सुन रहा था तो मलिहा से कुछ बोला ही नहीं गया। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद चुपचाप रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। आफाक वजदान के तनाव भरे चेहरे को देख रहा था, जो लब नीचे खामोश बैठा था। न जाने मलिहा क्या कह रही थी कि रिसीवर पर उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। जब्त की कोशिश में उसकी आंखें दहकने लगीं। फिर एकदम ही उसने बेकरारी से मलिहा का नाम लिया, और कुछ पलों की खामोशी के बाद जब मलिहा ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी तो वजदान ने फ़ोन रख दिया। मलिहा क्या कह रही थी? आफाक ने पूछा तो वह थके थके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मलिहा इतना हक तो रखती हैं कि मुझे सूली पर लटका कर सांस लेने की सजा सुना दें। फिर उसने अपने होंठ काटते हुए आफाक को देखा। आफाक, मैं मलिहा से मिलना चाहता हूँ। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।